बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूं जो पूरे देश के अंदर आदिवासियों की मुखर आवाज़ है और दिल्ली विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर हैं और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अपने वक्तव्य के माध्यम से ऐसा जादू करते हैं कि हम सभी लोगों तक उनकी आवाज़ जब पहुंचती है तो अलग ही ऊर्जा भर देती है। ऐसे हमारे जितेंद्र मीणा जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सामाजिक न्याय सम्मेलन में पधारे हुए आप तमाम साथियों को जय भीम, हुल जोहार, जय मंडल। साथियों, हमारे पुरखे जब संविधान सभा के भीतर बैठ करके जब संविधान के ऊपर बहस कर रहे थे और ये तय कर रहे थे कि इस देश का मुस्तकबिल कैसा होगा, और उस समय पर उन्होंने इस शब्द का जिक्र किया था कि इस देश में जिस तरीके की गैर बराबरी है, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, चाहे राजनीतिक आधार पर हो, चाहे सामाजिक आधार पर या भाषाई आधारों पर हो, उस गैर बराबरी को दूर करने के लिए उन्होंने सामाजिक न्याय शब्द का जिक्र किया था, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात की थी। लेकिन आजादी के 75 वर्ष गुजरने के बाद भी जब ग्वालियर में बैठ करके हम लोग सामाजिक न्याय की चर्चा कर रहे हैं तो सच में सोचने लायक बात है कि क्या इन 75 वर्षों में जो हमारे पुरखों का सपना था वो क्या अधूरा नहीं रह गया है? तो आज हम लोग देखते हैं कि हाँ, वास्तव में वो अधूरा है और तभी इस तरीके के सम्मेलनों की जरूरतें पड़ती हैं। साथियों, एक चीज यह समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथी ने बताया कि मैं आदिवासी समाज से आता हूं, तो मैं आदिवासी समाज के पर्सपेक्टिव से इस पूरे के पूरे सामाजिक न्याय को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सामाजिक न्याय हमारे लिए क्या है। अभी तक तमाम साथी बात कर रहे थे, ओबीसी की बात हो रही थी, दलितों की बात हो रही थी, लेकिन आदिवासियों की बात नहीं हो पा रही थी। मुझे लग रहा है कि यहां पर भी कम हो रही थी। इस राज्य के भीतर भी लगभग 21% आदिवासी आबादी है। इस राज्य मध्य प्रदेश के भीतर आपके पड़ोसी इलाकों में देखेंगे तो और बढ़ती चली जाएगी। पूरे के पूरे सेंट्रल इंडिया में आपको आदिवासियों की आबादी मिलेगी, लेकिन उनका सामाजिक न्याय का क्या हुआ, उनके ऊपर किस तरीके का मामला है? तो आप देखेंगे आदिवासी परंपरा में जो सामाजिक न्याय है उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आज से कुछ 10 वर्ष पहले मैं मिजोरम गया था, मिजोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने किसी रिसर्च काम के सिलसिले में। तो मैं एक कैंटीन में गया था। वो कैंटीन में जब हम खाने के लिए गए तो हमने देखा कि उस कैंटीन में जितने भी लोग काम करते हैं, काउंटर पे जो व्यक्ति बैठता है उससे लेकर के जो प्लेट्स उठाने का काम करता है, जो किचन में खाना बनाने का काम करता है, वो हर व्यक्ति हर 15 मिनट में रोटेट हो रहा है। जो अभी काउंटर पे बैठा था वो थोड़ी देर बाद किचन में सिंक में जाकर के बर्तन धो रहा है। जो बर्तन धो रहा था वो व्यक्ति खाना परोस रहा है। जो पहले खाना परोस रहा था वो किसी और काम में इन्वॉल्व है। और वहां पता चला, जब डिटेल में खोजा गया तो पता चला कि ये कैंटीन भी इन पूरे के पूरे तमाम ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनको सबको बराबरी का इसमें हिस्सेदारी दी गई है। वो आदिवासियत में सामाजिक न्याय है। हमारी जो लड़ाई है वो यहां पर उसी सामाजिक न्याय की है कि समाज के जितने भी जाति हैं, जितने भी अलग अलग फिरके के लोग हैं, जितने भी धर्म और भाषा और क्षेत्र के लोग हैं, उन सबको बराबरी का हक मिले। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है। मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं। अभी की तारीख में जो सिचुएशन है, इसी साल इस देश की सरकार ने एक कानून पास किया। उन्होंने कहा, उस कानून का नाम था फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, वन संरक्षण अधिनियम 2023, और उसके तहत कहा गया कि इस देश में 18 टाइगर रिजर्व जोन बनाए जाएंगे और उनमें से मध्य प्रदेश के भीतर भी कुछ टाइगर रिजर्व जोन बनेंगे। आपने देखा कि पन्ना में जो टाइगर रिजर्व बना हुआ है उसमें नामीबिया से 9 चीते लाकर के बसाए गए थे, लेकिन उन 9 चीतों को बसाने के लिए 21 आदिवासी गांवों को उजाड़ा गया था। इसी तरीके से फिर से नए टाइगर रिजर्व जोन बनाए जा रहे हैं। इससे पहले पिछले साल भी एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास किया गया था। उसके तहत भी इसी तरीके से जीव जंतु बचाने के नाम पर जो है आदिवासियों को उनकी जमीनों से उजाड़ दिया गया।
फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल की कुछ बातें और भी थी, जिसमें कहा गया था कि जितने नेशनल हाईवे निकलेंगे, जितनी रेल निकलेगी, जितनी भी नेशनल बाउंड्रीज है, हमारी राष्ट्रीय जो बाउंड्रीज है, सीमा रेखा, उसके 100 किलोमीटर के आगे तक का हिस्सा, उसमें आदिवासियों के पास कोई राइट्स नहीं होगा। तो जब हम लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो यहां से यह कहना जरूरी है कि ओबीसी के साथ में आदिवासियों की बात होगी, ओबीसी के साथ में पिछड़ों की बात होगी, ओबीसी के साथ में आपके जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भी बात होगी। ये बातें समझना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में जिस तरीके का खतरा हमारे ऊपर है, वो खतरा सिर्फ, मैं आदिवासियों की बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासियों के ऊपर है, वो खतरा हर एक व्यक्ति के ऊपर है जो इस देश के संविधान को मानता है। हमने देखा कि पिछले टेन्योर में अभी कुछ एक दूसरे जो ये सेशन गया, इससे पहले वाले सेशन में एक व्यक्ति प्राइवेट बिल अमेंडमेंट लेकर के आते हैं और वो कहते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन हो जाना चाहिए। कुछ लोग जो है बाहर ही बाहर जो है नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग अलग अलग तरीके से इस संविधान को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, जब हम लोग यहां पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं सामाजिक न्याय की, तो हमारी ये लड़ाई हमारे देश के संविधान को बचाने की भी है, जिस पर कि इस देश में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने हमला कर रखा है। क्योंकि ये देश बचेगा, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो हम सब लोग बचेंगे। और जिस तरीके की राजनीति हो रही है आज की तारीख में आरएसएस और बीजेपी की तरफ से, उन्होंने हर किसी को अलग अलग खेमे में बांट करके रख दिया है। ये जो बंटवारे की राजनीति है, इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत पहले नारा दिया गया था कि 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बिहार से जो आंकड़े आए उसमें साबित हुआ कि वो 90% की जो बात उस दौर में हो रही थी, वो सच में सही उसी 90% की बात थी जिसमें हम सब लोग शामिल थे। और वही बात को आगे यहां मध्य प्रदेश से करने की जरूरत है, इसी बात को जो है राजस्थान से करने की जरूरत है, छत्तीसगढ़ झारखंड की जमीन से करने की जरूरत है, और देश के अलग अलग हिस्सों से करने की जरूरत है कि इस देश के 90% संसाधनों में, चाहे जमीन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे प्रशासन हो, हर किसी में 90% हमारी भागीदारी होनी चाहिए। जबकि आज की तारीख में स्थिति यह है कि हमने देखा कि पिछले सालों में लेटरल एंट्री के नाम पर सैकड़ों आईएएस बना दिए गए, और आईएएस तो छोड़िए, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बना दिए गए। आप पूछिए कि आपके समाज की कितनी हिस्सेदारी है, कितने दलित है, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े हैं और कितने मुसलमान हैं या बाकी अल्पसंख्यक लोग हैं, तो पता चलेगा जीरो। आपकी संख्या कहां पर है? आपके लोग जेलों में बंद है, वहां आपके साथ कोई न्याय नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका में आपके लोग नहीं हैं। जमीनों में आपकी हिस्सेदारी देख लीजिए, लगभग आपको पता चलेगा एसटी, एससी, ओबीसी तीनों को मिला दे, रैंडम गैस करें तो 80 से 85% लोग ऐसे हैं जिनके पास 0 से 2 एकड़ के बीच में जमीन है। 2013 का एक लैंड सर्वे आया था, उसके डाटा कहता है। तो जो जमीन हमारी थी वो जमीन गई कहां? आखिर कौन लोग थे जो जमीन को लेकर के चले गए? आजादी के बाद ये घोषणा की गई थी कि जमीन का बराबर का बंटवारा होगा, लेकिन क्या हुआ? वो बंटवारे का क्या हुआ? नहीं मिला हिस्सा। और इसीलिए जब हम लोग संसाधनों की लड़ाई की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आंकड़े तो आ गए हैं। मामला सिर्फ लड़ाई और जो है पूरी की पूरी हमारी रिजर्वेशन तक सीमित नहीं है साथियों। ध्यान रखिए, जब तक हमें जमीन का बराबरी का हिस्सेदारी नहीं मिल जाती, भूमिहीन हमारे साथी चाहे पिछड़े तबके के हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, जब तक उनको जमीनों पर पट्टे नहीं मिल जाते तब तक हमारी लड़ाई जारी है। जब तक प्राइवेट जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, उसमें हमको बराबरी का हिस्सेदारी नहीं मिल जाता है, तब तक उन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि आंकड़े तो आएंगे, राजनीति होगी, ये दल सपोर्ट करेगा, वो एक खिलाफत करेगा, वो तो चलता रहेगा, लेकिन हमारा हिस्सा क्या है? हमारी लड़ाई है कि हम दोनों को मजबूर करें कि चाहे जो भी हो, हमारा हिस्सा आप यहां पर रख करके जाइए, और जो हमारे हक की बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। यही कहकर के अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।